जय हिंद, नमस्ते। मेरा नाम है विदुर और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज मैं आपको भारत की एक बहुत अहम शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूं, सरदार पटेल। आपने अक्सर सुना होगा कि सरदार पटेल को लेकर सांसद में और अमूमन लोगों में भी बहुत विवाद चलते रहते हैं। सरदार पटेल ने लाइफ में इतने काम किए हैं कि उनके पूरे कार्यकाल को 10, 15, 20, 25 मिनट या 1 घंटे की वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ये मेरी सरदार पटेल सीरीज़ की पहली वीडियो है और ये प्रोजेक्ट को मैं जारी रखने वाला हूँ। और इस सीरीज़ की अंत तक ना आपको सरदार पटेल के सभी कार्यों का पता चल जाएगा और साथ ही आपको उनकी विचारधारा के बारे में भी सब कुछ पता चल जाएगा। इस सीरीज़ से ना मेरा ये दावा है कि इस सीरीज़ के अंत तक यू विल नॉट ओनली नो एवरीथिंग अबाउट सरदार पटेल बट यू विल बी एबल टू थिंक लाइक द सरदार। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक लाल बटन आ रहा होगा, उस लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको साथ की साथ नोटिफिकेशन आ जाए और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सरदार पटेल की ज़िंदगी को पढ़ने और समझने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाए। पहला भाग है गांधी जी को मिलने से पहले, दूसरा भाग है गांधी जी को मिलने पर और तीसरा है 1940 से लेकर 1950। और आज की वीडियो में सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं पहले भाग की, जो है गांधी जी को मिलने से पहले। फन फैक्ट नंबर 1, श्री वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। वैसे वास्तव में उनकी जो सही जन्म तिथि है उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, सरदार पटेल को खुद भी नहीं पता था। उन्होंने बस अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट में 31 अक्टूबर 1875 डाल दिया तो इसी को उनका बर्थडे मान लिया गया। सरदार पटेल 6 भाई बहन थे और उनके पिता एक किसान थे, तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कुछ खास नहीं थी। सरदार पटेल ने अपनी मैट्रिकुलेशन यानी 10th क्लास पास की थी 22 साल की उम्र में। ये उस हिसाब के मायनों में भी बहुत लेट था और ऐसा माना जाता था कि उनके घर परिवार वाले ऐसा मानते थे कि ये आगे चलकर कोई छोटी मोटी जॉब कर लेंगे। किसी को भी आइडिया नहीं था कि वो आगे जाके भारत का भविष्य लिखने वाले हैं। स्कूल खत्म करने के बाद में सरदार पटेल को लॉ करने का ख्याल आता है। उनका लक्ष्य होता है कि लॉ पढ़कर कुछ पैसे सेव कर कर लंदन जाकर बैरिस्टर बनने का। जैसा कि मैंने आपको बताया उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, इसलिए पैसा ना होने की वजह से वो अपने घर से दूर जाते हैं और लॉयर से बुक्स मांग कर लॉ की पढ़ाई करते हैं और 2 साल के अंदर वो अपनी लॉ का जो पेपर होते हैं उनको क्लियर कर लेते हैं और उन्हें बार बुला लेती है वकालत करने के लिए। जैसे ही सरदार पटेल लॉ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं वो एक बहुत होनहार लॉयर के रूप में उभर कर आते हैं और वो अपना नाम जमा लेते हैं और कुछ ही सालों में वो अपना जो लंदन के लिए पैसे इकट्ठा कर लेते हैं ताकि वो लंदन में जाके बैरिस्टर की पढ़ाई कर सकें। इस सब के दौरान सरदार पटेल अपना एक स्कूल भी स्थापित कर लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस टाइम में सरदार पटेल की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो चुकी थी। फिर सरदार पटेल अप्लाई करते हैं लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए और होता क्या है कि वो एक्सेप्ट हो जाते हैं और लंदन से एक चिट्ठी आती है विजय पटेल के नाम से, यानी वल्लभ भाई जेवर भाई पटेल। पर ये चिट्ठी आ जाती है सरदार पटेल के बड़े भाई के घर पे, जिनके खुद के इनिशियल्स भी विजय पटेल होते हैं, यानी वित्तल भाई जेवर भाई पटेल। तो यहाँ पर होता ये है कि जो सरदार पटेल के बड़े भाई होते हैं वित्तल भाई पटेल, वो सरदार पटेल को कहते हैं कि उनका भी एक सपना था कि वो लंदन में जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करें और अगर ये मौका उनके हाथ से अब चला गया तो उनकी ज़िंदगी में ये कभी दोबारा पॉसिबल नहीं होगा। और सरदार पटेल अभी थोड़े यंग हैं और वो बाद में चल के भी ये पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, उस टाइम में ऐसा होता था, उन्होंने अपने छोटे भाई को ये कहा कि अगर छोटा भाई बड़े भाई से पहले कॉलेज कंप्लीट कर दे तो ये ना सिर्फ बड़े भाई के लिए पर उनके पूरे परिवार के लिए एक सामाजिक अपमान होगा। तो यहाँ पर उनकी बात को सुनकर सरदार पटेल ना ही उन्हें से अपने लंदन की वकालत की सीट दे देते हैं, पर साथ ही जो उन्होंने उनकी जमा पूंजी होती है, जो उन्होंने लंदन जाके पढ़ने के लिए बचाई होती है, वो भी अपने बड़े भाई को सौंप देते हैं। मेरे ना आपको ये कहानी बताने के 2 कारण हैं। पहला कि इससे हमें जो सरदार पटेल है उनके संस्कारों का पता चलता है और दूसरा कि सरदार पटेल के अगर जो पूजनी हैं वो उन्हें कुछ भी कहते हैं ना तो सरदार पटेल का चाहे उसमें खुद का नुकसान हो रहा हो पर वो अपने पूजनियों की बात कभी भी नहीं टालते। 1909 में सरदार पटेल की पत्नी को कैंसर हो जाता है और एक सक्सेसफुल सर्जरी के बाद भी बॉम्बे के एक हॉस्पिटल में सरदार पटेल की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जब सरदार पटेल की पत्नी की मृत्यु होती है तो वो कोर्ट में होते हैं, जज के सामने अपने क्लाइंट के लिए केस लड़ रहे होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो ये खबर है ना वो सरदार पटेल को एक नोट पर लिख के उनके हाथ में थमा दी जाती है जब वो जज के सामने होते हैं। तो सरदार पटेल ऐसा माना जाता है कि उस नोट को पढ़ते हैं, उस चिट्ठी को बंद करते हैं, अपनी जेब में रखते हैं और वो पूरा केस लड़ते हैं और अपने क्लाइंट के लिए केस जीत जाते हैं। और जीतने के बाद वो अपने आसपास के लोगों को ये बताते हैं कि ऐसे उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है और अब उन्हें यहाँ से जाना होगा। इस व्याख्या से ना हमें सरदार पटेल का अपने काम के प्रति दृढ़ निश्चय का पता चलता है। 1909 में ना इसके बाद सरदार पटेल दोबारा शादी ना करने का एक फैसला ले लेते हैं और अपने जो बच्चे हैं
उनकी परवरिश का भी जिम्मा अपने सर पे ले लेते हैं। इस टाइम जो सरदार पटेल की बेटी होती है, जो बड़ी थी, वो 5 साल की होती है और उनका बेटा 3 साल का होता है। 1911 में 36 साल की उम्र में सरदार पटेल को दोबारा से मौका मिलता है लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करने का। वो अपना 36 महीने का कोर्स यानी 3 साल का कोर्स सिर्फ 30 महीनों में कंप्लीट कर लेते हैं और वो अपनी क्लास के टॉप में इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं। और समझने वाली बात तो यह है कि सरदार पटेल ने इससे पहले कभी भी कॉलेज को अटेंड नहीं किया था। और जैसे ही उनकी बैरिस्टर की पढ़ाई खत्म होती है, वो इंडिया वापस लौट आते हैं। लंदन से लौटने के बाद ना सरदार पटेल अहमदाबाद में बसते हैं और वहाँ पे बहुत नाम और शोहरत कमाते हैं। सरदार पटेल ना अपने इंग्लिश कपड़ों के लिए और एटिकेट्स के लिए जाने जाते हैं और वो एक ब्रिज, जो कि एक पत्तों की गेम है, उसमें भी एक बहुत माहिर खिलाड़ी बन जाते हैं। सरदार पटेल को ना अपनी स्टिफ कॉलर शर्ट से इतना लगाव होता है कि वो अपनी स्टिफ कॉलर शर्ट्स को धुलवाने के लिए बॉम्बे भेजते हैं, स्पेशली क्योंकि उन्हें अहमदाबाद में कोई अच्छी लॉन्ड्री नहीं मिलती। अब हमें यहाँ से ये पता चलता है कि उनकी आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी थी और वो कितने सफल थे। जैसा आप अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 41-42 साल की उम्र तक सरदार पटेल का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि वो जो राजनीति है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, पर वो फिर भी ब्रिटिश राज से मुठभेड़ करते रहते थे कोर्ट्स में, जो हिंदुस्तानी है उनकी लिविंग कंडीशंस को लेकर। और क्योंकि जो सरदार पटेल थे उनको ब्रिटिश लॉ की बहुत अच्छी समझ थी, वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को चैलेंज करते थे कोर्ट में और केसेस जीतते भी थे। अपने दोस्तों और सलाहकारों के बहुत मनाने के बाद सरदार पटेल अपने फर्स्ट सिविक बॉडी इलेक्शंस के लिए लड़ते हैं, जो कि होते हैं सैनिटाइजेशन कमिश्नर ऑफ अहमदाबाद के लिए 1917 में, और वो ये अपने पहले इलेक्शंस को जीत जाते हैं। अब गांधी जी को मिलने से पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो आपको सरदार पटेल के बारे में पता होनी चाहिए। अब जल्दी से संक्षेप कर लेते हैं। सरदार पटेल गांधी जी को मिलने से पहले अपना स्टोइक यानी शांत, स्थिर और मजबूत व्यक्तित्व बना चुके होते हैं। उनके लिए सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। उन्हें अपने इंग्लिश कपड़े और रहन सहन बहुत पसंद होता है और उनका अपना जो काम के लिए जो निश्चय है वो बहुत दृढ़ होता है। अब हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि गांधी जी को मिलने के बाद सरदार पटेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और जैसे जैसे इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियोस आएंगे ना, नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे, वैसे ही ये जो वीडियोस हैं ये और इंटरेस्टिंग होती जाएंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, जय श्री राम।